इंतहाई अहम दिन है, जीआईटी की बात हो रही है, टॉप स्टोरी जीआईटी है, लिहाजा आपको बताएं कि इसके हवाले से आज अहमियत ये है कि आज मरियम नवाज जो हैं वो पेश होने जा रही हैं जीआईटी में। 11 बजे का वक्त दिया गया है उन्हें जीआईटी में पेश होने के लिए और वहां पर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज की अगर बात की जाए तो तब भी बहुत सी अहम पेशियां हुई हैं। हुसैन नवाज छठी मरतबा जीआईटी में आए थे और उनसे 5 से 6 घंटे के दौरान पेशी में उनकी सवालात का सिलसिला जो था वो जारी रहा। उसके बाद उन्होंने एक दफा फिर मीडिया से आकर बात की बाहर और उन्होंने इस मौके पर कहा कि सुल्तानी गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास डॉन में भी डिस्कस किया हुआ है कि सुल्तानी गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है और इसके अलावा दबाव डाला जा रहा है। जो सवालात दिए जा रहे हैं उनके जवाबात के हवाले से उन्होंने ये भी कह दिया है हुसैन नवाज ने मीडिया के सामने कि जीआईटी में जितने लोग बैठ के हम लोगों पर ये दबाव डाल रहे हैं या फिर कोई भी गैर कानूनी हरकत करता है तो उसको भी कटहरे में आके जवाब देना होगा। और जिस तरीके से पहले भी मैंने जिक्र किया कि अहम दिन है, पीएम्स डॉटर्स टू बी क्विज्ड बाय जीआईटी टुडे और आज 11 बजे उनकी पेशी शुरू होगी। और मरियम नवाज के हवाले से आपको बताते चलेंगे, मरियम नवाज के हवाले से ऑफशोर कंपनीज है जहां पर उनके नेम्स आए हैं और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि वो इसकी ओनर नहीं है बल्कि ट्रस्टी हैं और नेस्कोल और नेल्सन कंपनीज हैं, जिसके हवाले से एक्सपेक्टेड है कि आज जीआईटी की जानिब से उनसे सवालात किए जाएंगे। ठीक है, जीआईटी के हवाले से तो आपने खबर शामिल की और इसके हवाले से हम एडिटोरियल में भी आगे चल के डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी मैं एक्सप्रेस की मेन लीड्स जो है वो डिस्कस करती हूँ। और वो लीड जो है थोड़ी सी बयान है, काफ़ी तनकीदी बयान है, वो भी खान साहब का बयान है कि अब शहजादी मरियम से सवालात किए जाएंगे। ये बड़े डाकुओं का पहला एहतसाब है, ऐसा कहते हैं इमरान खान, जबकि अल्लाह का करम होने वाला है। पनामा केस मुल्क की तारीख बदल देगा, डार का मिस्कीन बनना इसी का कमाल है, करप्शन बड़े मगरमच्छ पकड़ने से रुकती है। अच्छा जनाब, ये तो इमरान खान का बयान था और हो सकता है हम इसको भी डिस्कस करें, लेकिन आज एक और पार्टी के लिए जो है वो यौम स्याह है। एक और पार्टी आज यौम स्याह मना रही है और कौन सी पार्टी है? वो पीपल्स पार्टी है। उसी हवाले से यहाँ पर मेन लीड लगी हुई है और यह है कि पीपल्स पार्टी आज यौम स्याह मनाएगी, आमरों को सजा दिलवाएंगे, ऐसा कहते हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब। जबकि दहशत गर्दी जिया का तोहफा 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है, ऐसा कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। अच्छा, और जो अगर मैं मेन लीड शामिल करूं तो मेन लीड में यहाँ पर आर्मी चीफ के हवाले से मेन लीड है, उनके बयान के हवाले से मेन लीड है, जो कि मैं शेयर करती हूँ कि तमाम रियासती इदारों की हिमायत जारी रखेंगे, अवामी ओहदे रखने वालों को जवाबदेह बनाया जाए, फौरी इंसाफ वक्त की अहम ज़रूरत है, ऐसा कहते हैं आर्मी चीफ। और साथ साथ उनका कहना है कि देर पाअम रियासत की रिट से ही मुमकिन है, कानून नाफिज करने वाले इदारों में बाहिमी तावुल, रद्द-ए-अमल की सलाहियत, फैसला साजी के अमल को बेहतर बनाया जाए। एपिक्स कमेटी सिंध से खिताब किया है उन्होंने और काफ़ी अहम खिताब था और काफ़ी अहम एपिक्स कमेटी का जो है ये इजलास था। जी सादिया जी बिल्कुल, लाइट सी खबरें भी कुछ शामिल कर लेते हैं। हम बात करते हैं जो गुज़िश्ता रोज एक इंतहाई अहम तकरीब का इनेकाद किया गया पीएम की जानिब से, हमारी में हमारे सर फख्र से बुलंद किए, लिहाजा वहां पर पूरी टीम मौजूद थी। और इस मौके पर वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि बाउंसर बर्दाश्त नहीं करता, छक्का मारता था तो चौका हो ही जाता था। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हुए कहा कि बाउंड्री पर कभी कभी कैच भी हो जाते थे, ग्राउंड से निकाले जाने पर जितनी तकलीफ होती थी इतनी तकलीफ तो पानामा के मसले से भी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि गुजरा हुआ कल भी अपना था, आने वाला कल भी अपना है और किसी गैर मुल्की टीम पाकिस्तान आमद के लिए उसकी मिन्नतें नहीं करेंगे। इंतहाई अहम बात जो उनकी जानिब से कही गई। इससे कबल हम देखते रहे पीसीबी की जानिब से कई मरतबा इंडियन टीम्स को हम देखते हैं इन्विटेशंस जाते रहे हैं, लेकिन इंडियन टीम की जानिब से जवाब आता रहा है। कभी भी उन्होंने मतलब लारे लप्पे जरूर दिए लेकिन पहुंची नहीं है। इसके अलावा भी बांग्लादेश की टीम ने भी मना कर दिया था। हमने ये तमाम चीजें देखी, लेकिन इसके हवाले से अच्छा वजीर आजम ने जवाब दिया है कि हमें किसी की मिन्नत करने की जरूरत नहीं है, कोई आती है तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर नहीं आती कोई टीम खेलने तो हम खुद ही बहुत बड़े पड़ोसी मुल्क को जबरदस्त किस्म का मैसेज पहुंच गया होगा। बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉडी लैंग्वेज थी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, साथ साथ वहां पर सरफराज ने नात भी पढ़कर सुनाई और साथ साथ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सबको इनाम से भी नवाजा है और यही कहा है कि ऐसी टीम अच्छा खेलती रहे और मुल्क का नाम रोशन करती रहे। और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से एक अहम खबर मैं शेयर कर देती हूँ कि आज वो जा रहे हैं गैर मुल्की दौरे पे, बल्कि 7 बजे उनकी फ्लाइट थी, तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जा भी चुके होंगे। और मरियम नवाज शरीफ के लिए आज तारीखी दिन है और खबरें हैं बहुत सारी और शॉर्ट न्यूज़ भी बहुत सारी हैं, लेकिन क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर ने कहा है कि हम बीपर्स की जानिब जाएंगे और जानेंगे कि मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, तो
बढ़ते हैं हम सबसे पहले फुरकान अली की जानिब, अली फुरकान की जानिब। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज पनामा केस की तहकीकाती टीम JIT के सामने आज पेश होंगी। सिक्योरिटी इंतजाम की क्या सूरत हाल है, इसके हवाले से मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से आज के उसके नुमाइंदे अली फुरकान से। जी अली फुरकान, बताइएगा कि मरियम नवाज कब JIT के सामने पेश होंगी, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम देख रहे हैं, और आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 2 रोज़ा गैर मुल्की दौरे पे गए हैं, क्या मरियम नवाज शरीफ उनको सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट गई थी? जी 11 बजे का वक्त है जब वो यहाँ पहुंचेगी। JIT के सामने उन्हें बुलवा रखा है। उससे पहले सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे कल से ही इंतजामात को खासा सख्त कर दिया गया था। गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजामात कल से ही जो है वो अपना लिए गए थे। ये जुडिशल एकेडमी के जो अतराफ में जितने भी दफातर हैं, सरकारी हैं या गैर सरकारी, उन तमाम को कल भी बंद रखा गया था, आज भी बंद रखा गया है। और इसके अतराफ के जो गलियां हैं, जो रास्ते हैं, शाहराहें हैं, उन सबको ब्लॉक कर दिया गया है, खारदार तारे लगाकर, ब्लॉक्स लगाकर। और किसी भी गैर मुतल्लिका आदमी को इस जुडिशल एकेडमी के 500 मीटर के अतराफ में आने की इजाजत नहीं है। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स और दीगर कानून नाफज करने वाले एहलकार जो हैं वो भी खासी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। लेडीज पुलिस भी मौजूद है बड़ी तादाद में, चूंकि आज ये इस चीज का इम्कान है। आपने जिक्र किया कि लेडीज पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, तो खास तौर पर स्पेशल ब्रांच की SP अरसला भी आज यहाँ पर तैनात की गई हैं और उनकी पूरी टीम भी यहाँ पर मौजूद है मरियम नवाज के लिए। जी, उनको खुसूसी तौर पे JIT की जानब से एक कहा गया था इस्लामाबाद के पुलिस को, IG को लेटर के जरिए कि इस दिन के हवाले से खवातीन पुलिस को जो है वो तैनात किया जाए। और उसी सिलसिले में जो है वो यहाँ पे उनकी तैनाती जो है वो की है। SSP अरसला जो है वो खुद अपनी निगरानी में मरियम नवाज को जो है वो जुडिशल अकेडमी में लेके आएंगी और उनके ज़िम्मे यही जो है वो सिक्योरिटी और उनकी जो है अंदर बाहिफाजत लेके आना, उनको बगैर किसी गैर खुशगवार वाक़े के कारकुनों के उलझने वगैरह के उसके ये उनके जिम्मे लगाया गया है। खवातीन कारकुनान जो हैं, कुछ मर्द कारकुन जो हैं वो भी यहाँ पे अतराफ में पहुंचे हैं। बैनर्स बड़ी तादाद में आवेजा हैं। जुडिशल एकेडमी के अतराफ में मरियम नवाज की कदावर तस्वीर जो है वो आवेजा की गई हैं। लेकिन अभी तक जो है वो कारकुनों को पुलिस रोकने में कामयाब है कि उनको जुडिशल एकेडमी के करीब जो है वो नहीं आने दिया गया। लेकिन उसके अतराफ में कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। और हमें अपडेट करें। हाँ, JIT में जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं मरियम नवाज पेश होने वाली हैं और इसी हवाले से उन्होंने कहा कि स्पेशल सिक्योरिटी प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है और उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। 11 बजे का वक्त दिया गया है और इस्लामाबाद में यही गहमा गहमी आजकल चल रही है और अपडेट कर रहे हैं आपको। रुक करते हैं अब हम लाहौर का, जहां हुमा भट्ट की जानिब, जहां आज शहर में क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां मुनाकिद की जा रही हैं ये जानेंगे। हुमा भट्ट, बताइएगा, लाहौर का मौसम आप जरूर डिस्कस करती हैं, तो आज का मौसम भी बता दीजिएगा और इसके अलावा ये भी बताइएगा क्या कुछ होने जा रहा है आज वहां पर। बिल्कुल, मौसम का जिक्र ना किया जाए तो लाहौर के बारे में कैसे मैं बात कर सकती हूँ, क्योंकि मौसम इस वक्त प्रायोरिटी पर है। हब्स बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आज इस वक्त हवा चल रही है। आसमान पर सूरज जरूर चमक रहा है, लेकिन हवा जो है वो थोड़ा सा, मौसम जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल करने में अच्छा किरदार अदा कर रही है। और साथ में महकमा मौसमियात ने भी ये खुशखबरी सुना दी है कि 5 और 6 को बारिश होगी, तो यकीनन लाहौरी इंतजार करेंगे आज बारिश का। और सियासी सरगर्मियों का यकीनन जिक्र किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि अगर गर्मा गर्मी और गहमा गहमी जो है वो इस्लामाबाद में है तो लाहौर में भी है, लाहौर में भी हो रहा है। और इस वक्त PTI के रहनुमा जो है फवाद चौधरी, वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं अभी कुछ ही देर में। और उसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अहम इसलिए है क्योंकि आज वो कुछ अहम इंकशाफात करने वाले हैं और क्योंकि आज मरियम नवाज जो है वो पेश भी हो रही हैं, तो इंकशाफात भी होंगे और उसके साथ साथ कोई करप्शन के हवाले से। अच्छा हुमा भट्ट, जिस तरीके से सियालकोट में मरियम नवाज शरीफ के हक में बैनर्स लग रहे हैं और उनसे इजहार यकजहती किया जा रहा है, सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जा रहा है, वहाँ लाहौर शहर में भी ऐसी कोई कैंपेन, ऐसी कोई चीज देखने में आ रही है या नहीं? बिल्कुल ऐसा तो जरूर होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ से जो काफिले थे वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए और यकीनन उन्हें बकअप किया जाएगा, वहाँ पर जाकर उनको सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यकीनन वो जो नून लीगी जो ब्लड है वो यकीनन यहाँ पर होगा और यहाँ से भी उनके लिए जरूर यहाँ पर इजहार यकजहती के तौर पर यहाँ पर कोई ना कोई तकारीब की जाएंगी और यहाँ पर भी आकर इजहार यकजहती की जाएगी। लेकिन इसके अलावा और भी इवेंट्स हैं और इवेंट्स में क्योंकि भुट्टो और भी इवेंट्स हैं लेकिन और भी बहुत सारे बीपर्स हैं, इसलिए आपको अपडेट
करने का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं कराची हैं नुमाइंदा आज न्यूज से कि क्या हो रहा है शहर कराची में। फैजान, अपडेट कीजिए, आज शहर कायद में क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं, और मौसम के हवाले से भी कुछ अपडेट कर दीजिएगा कि मौसम कैसा है। वैसे मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज सुबह सुबह बड़ा अच्छा मौसम था। जी बिल्कुल, मौसम से पहले जो सियासी मौसम है उस हवाले से मैं आपको बताऊं कि PS 114 के जो ज़मनी इंतखाब हैं, इस हवाले से सियासी जमात की जानिब से जो सरगर्मियां वो बिल्कुल जारी हैं। ताहम जो है वो इतवार के रोज़ जो है वो 9 जून को ज़मनी इंतखाब होने हैं। इस हवाले से जो है वो सियासी जमातों ने तमाम तर तैयारियों का हतमी शक्ल देना शुरू कर दिए। गुज़िश्ता रोज़ PTI के अहम रहनुमा शाह महमूद कुरैशी भी कराची पहुँचे थे, कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू भी की थी। इसके अलावा जो सिक्योरिटी इक़दाम के हवाले से अगर बात की जाए तो रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तौर पर जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर फौज और रेंजर्स को तैनात करने और इजाफी जुडिशल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात देने के हवाले से जो है वो ख़त भी लिख दिया गया है। ताहम जो है वो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम करने के हवाले से भी हतमी शक्ल दी जा रही है। इसके अलावा जो है वो 27 उम्मीदवार हैं, जिसमें से PTI के जो उम्मीदवार हैं इंजीनियर नजीब हारून। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का ये कहना था कि दीगर सियासी जमातों के भले कोई से भी उम्मीदवार कैसे हो, लेकिन हमारे उम्मीदवार का दामन करप्शन से पाक है। अगर सियासी सूरत हाल देख रहे थे कैंपेन जो है वो जोरों शोर से जारी है, और जो ये हल्का लगता है उस साइड से 1-2 दफा गुजर हुआ है तो भाई बहुत ही ज्यादा जोरों शोर से कैंपेन्स जारी हैं, क्योंकि वहां पर झंडे और फिर झंडियां और फिर जगह जगह कैंप्स लगे हुए और बहुत गाने बज रहे हैं। कराची शहर को कहते हैं सादिया के रोशनियों का और रौनकों का शहर है। कुछ ना कुछ हैपनिंग्स यहाँ जारी रहती हैं, चाहे सियासी हो या फिर समाजी हो या फिर तालीमी हो। ठीक वही फैजान हमें बता रहे थे। और सबा, जिस तरीके से आप उनसे बात कर रही थी कि क्या मौसम है, तो मैं ये चीज ऐड करना चाह रही थी, कहीं बारिश तो नहीं होने वाली। भैया आपने ज्यादा ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि आप जिस तरफ बैठी हुई थी उस तरफ ज्यादा मौसम नजर आ रहा था। हम एक ही गाड़ी में आए। ओके नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। आज मैं कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से नाकिस और गैर मयारी अशिया क्रोनोश बनाने वालों के खिलाफ एक्शन जारी है। फैसलाबाद में एक कार्रवाई के दौरान 1400 लीटर से ज्यादा नाकिस दूध ज़ाया कर दिया गया है, और चेक किए गए दूध में केमिकल्स, पानी और यूरिया की आमेजिश पाई गई थी। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल, जिस तरीके से आप पहले भी कह रही थी सबा कि कुत्तों पे तो रंग किया जा रहा है लेकिन खाने को भी नहीं छोड़ा जा रहा। तो जब खाने को नहीं छोड़ा जा रहा तो कुत्तों को कैसे छोड़ा जाएगा? लेकिन ये अच्छी बात है कि वहाँ पर जो फूड अथॉरिटी है वो बड़ी एक्टिव है। एटलीस्ट आगे बढ़ते और आपको बताया कि गुजरावाला सेशन कोर्ट के अहाते में कत्ल के मुकदमे में जेर हिरासत मुलजिम को बर्गर खिलाने से रोकने पर एडवोकेट जिशान और पुलिस में हाथापाई हो गई। वकील पुलिस एहलकारों पर टूट पड़ा और इनसे अदालती अहाते में उलझता और थप्पड़ों से तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। लड़ाई देखकर मुखालिफ पार्टी के वकला ने भी आओ देखा ना ताओ और टूट पड़े, जिसके बाद दोनों जानिब से खूब थप्पड़ों और घूसों का आजादाना इस्तेमाल हुआ। सेशन कोर्ट के बाहर ये मनाजिर, ओ माय गॉड, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कानून क्या कर रहे हैं, बेचारे इतनी मुश्किलों से मना समझा के लेके आ रहे हैं कि भाई मत लड़ो। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं गुजरात के नवाई गांव से भारतीय नस्ल की सूट की नई 3 बच्चे मिले जो बिल्ली से मुशाबियत रखने के साथ साथ नायाब होते जा रहे हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक सूट की ये नस्ल जनूबी एशिया में पाई जाती है। इनका मस्कन सहराती और दरियाई जंगलात होते हैं। शाहुदाला रोड के रिहायशी ने पिंडी हुसना से मकाम से मिलने वाले सूट के 3 कम उम्र बच्चों को शाहिद वाला रोड के एक रिहायशी ने अपने घर में रखकर महफूज कर लिया है। और सबा, मैं इसको पहली दफा देख रही हूँ और पहली दफा इसके बारे में पढ़ रही हूँ, लिहाजा मुझे इसके बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है। अच्छी चीज है कि पाकिस्तान में भी दस्तयाब है ये नई चीज, एक नई तरह के जानवर। हाँ। और कह रहे हैं कि इससे पहले भारत में पाए जाते थे और अब पाकिस्तान में भी मिल गए हैं। चलिए जी, गुड मॉर्निंग। आज में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका। वेलकम बैक गाइज। हम लोग के साथ अब जिस तरीके से हम न्यूज़ हेडलाइंस आपसे शेयर कर रहे थे और जितनी भी हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ थी हम वो आपसे शेयर कर रहे थे, इसी पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नफीस भाई। मैं तो नफीस भाई कहती हूँ, नफीस नईम साहब, बहुत सीनियर सहाफ़ी, और हमसे जो आजकल चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे और अपना तज्जिया पेश करेंगे। नफीस भाई,
आज इंतहाई अहम दिन। पहले तो मुझे ये बताइएगा, मरियम नवाज पेश होने जा रही हैं, इससे पहले ऐसी कोई मिसाल है कि हुक्मरान जमात की फैमिली की कोई खातून इस तरीके से पेशी के लिए गई हों? देखें, मिसालें तो हैं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से बात की जाती है, वो भी उनके वालिदा के साथ भी वो कई मरतबा पेश हो चुकी हैं इस तरह। लेकिन ये जो तरीक़ेकार हो रहा है इसमें जो गुंजाइश थी कि मरियम नवाज़ जो है एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, जो कि उनके वालिद इस वक्त गवर्नमेंट में है और वो प्राइम मिनिस्टर हैं और उस वक्त वो पेश हो रही हैं, तो ये एक जो है एक बड़ी डेवलपमेंट है। इस हवाले से इदारिये पहले तो पनामा केस के हवाले से आए हैं, उन्होंने यही कहा है कि ये जो पेशी है इसने मुल्क में जो गैर यकीनी की सूरत, मरीम नवाज की पेशी नहीं, JIT की बात की गई है, क्योंकि जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये जो मोमेंटम बढ़ता जा रहा है और अपने क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है, मरीम नवाज की पेशी तो एक क्लाइमेक्स ही हो गया कहूँगा मैं इसको। तो ये गैर यकीनी की सूरत हाल है और उसकी एक सबसे मनफी जो नेगेटिव जिसका इम्पैक्ट हुआ है वो ये हुआ है कि स्टॉक मार्केट ने देखा कि पीर के रोज़ क्रैश कर गई और आपने देखा कि कहाँ ये 24 मई को 58,876 के करीब थी पॉइंट्स पर जो अशारिया लेन-देन भाई, अब जब वही बात है ना कि जब वजीर खजाना इसहाक डार को JIT बुलाएगी तो इन्वेस्टर तो इनसिक्योर होंगे और स्टॉक मार्केट भी बैठेगी डेफिनेटली। अच्छा, मरियम नवाज के हवाले से बात कर रहे हैं कि JIT में आज जाएंगी और फिर वो तमाम सवालात के जवाब देंगी, तो आज मरियम नवाज शरीफ एज नून लीग के लीडर जा रही हैं या मरियम नवाज शरीफ आज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की साहबजादी बन के जा रही है JIT के पास? आज क्या सियासी तौर पर उनका आज इफ्तिताह तो नहीं देख रहे हैं आप? देखें, बड़ा अच्छा सवाल है सब आपका, लेकिन एक बात है कि जो द ग्रेट लीडर्स आर लॉडेड फॉर देयर सक्सेस, बट व्हाट मेक्स अ लीडर ग्रेट इज देयर ट्रायल एंड ट्रिबुलेशंस ऑफ फेलियर। ये बात सही है कि मरियम नवाज जो जा रही हैं JIT के सामने, तो वो शी इज़ गोइंग टू बिकम अ लीडर, क्योंकि लाजमी बात है कंट्रोवर्सी और जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं वो एक शख्स को लीडर को बनाता है। मरियम नवाज तो पहले ही बकौल कल जो है उन्होंने लाल चौधरी और दीगर मुस्लिम लीग के स्टॉलवर्स ने कहा कि मरियम नवाज को तो खुद जो है इमरान खान ने लीडर बना दिया है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये है, बहरहाल वो पेश होने जा रही हैं और आप देखिएगा 11 बजे उनकी पेशी है और उन्होंने बाकायदा अपने वालिद को एक बोल्ड स्टेप ये लिया। उन्होंने कल हमने ट्वीट भी उनको चलाया, अपने वालिद को उन्होंने कहा कि मैंने पहली मरतबा उनकी आंखों में तशवीश देखी है। हालांकि 30 साल करियर में उन्होंने बड़े चैलेंजेस का सामना किया है, लेकिन अपनी बेटी को JIT के सामने पेश होता देखते हुए मैंने उनकी आंखों में तशवीश और एप्रीहेंशन की झलक देखी है। और लेकिन साथ में उन्होंने अपने वालिद से कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ और मैं हूँ, आपने तरबियत दी है और मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगी, इंसाफ की के खिलाफ जो मेरी जंग है वो जारी रहेगी और मैं हर तरह की इन सूरत हाल का मुकाबला करूंगी। और अब कल मुलाकात होगी, तो आज देखिए क्या होता है, क्या होता है। अच्छा नबी साहब, डेफिनेटली आज एक बड़ा तारीखी दिन है मरियम नवाज के लिए भी, उनके पूरे ख़ानदान के लिए भी। डेफिनेटली वो जा रही हैं, उनसे सवालात पूछे जाएंगे, जो भी शवाहिद उनसे मांगे गए हैं वो शवाहिद अपने साथ भी लेकर के जाएंगी। तो आप क्या देख रहे हैं नून लीग की सियासत में आने वाले टाइम पे, क्या बोछाल देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। और एक और मेरा क्वेश्चन ये है कि डेफिनेटली इधर से भी तनकीद हो रही है, उधर से भी तनकीद हो रही है, JIT को नून लीग कहती है कि ये मुतनाज़े है, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो मौजूदा बेंच से ही जवाब तलब करेगा या ये मसला आपको तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है? तो ये 2-3 सवाल हैं इसके जरूर। जी हाँ, बिल्कुल सबा। देखें, जो लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि इस मरहले पर बेंच में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। ओके, कोई इस तरह की सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। नहीं, 4 दिन ना भी हों, क्योंकि ये सारी अब JIT जो है वो अपनी रिपोर्ट 10 जुलाई को देगी, उससे ना पहले ना उस रिपोर्ट के बाद जो फैसला, जो वर्डिक्ट सुनाएगी वही यही बेंच सुनाएगी जो इस वक्त मौजूद है। इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं है। तो अब हमें ये देखना है कि JIT, क्योंकि अब तक गवर्नमेंट अपने वर्जन दे रही है, अपोजिशन पार्टीज अपना वर्जन दे रही हैं, JIT देखते हैं। अभी कतर से कहा है कि 2 रुकनी वक्त जो है वो वापस आ गया है बिना बातचीत क्या हुआ, लेकिन वो अपनी बहरहाल रिपोर्ट पेश करेगा। फैसला अदालत ने करना है। कहने का इदारती नोट्स और इदारिये अखबार सब एक ही बात कह रहे हैं कि दोनों पार्टी जानिब से फरीक को तहम्मुल से बर्दाश्त होना चाहिए। अदालती फैसला है, इसमें अब हम दूर होने चाहिए बहरहाल किसी ऐसे नाव के, किसी एक पार्टी का या एक इदारे का या एक मनसब का। आप सवालात तो नफीस भाई बहुत हैं, आज उनसे क्या क्या सवालात होने हैं एक्सपेक्टेड, उसके हवाले से भी बात करनी थी, लेकिन अब बताइए क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, तो अब नेक्स्ट क्या है? एक और मैं बहुत अहम इदारिया जंग में इदारती नोट है, जेल से कैदियों का फरार। ये ने देखा था कि सेंट्रल जेल कराची से 2 कालम तंजीम के दहशतगर्द फरार हो गए थे, जिसकी बाज़गश जो है एपेक्स कमेटी में भी हुई है और आर्मी ने भी उस पर तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया है और बाकायदा पुलिस में इस्लाहात के बारे में भी कहा गया है। इसमें भी ये कहा गया कि
वज़ीर आला की के अंडर में एक इजलास हुआ, उसमें कहा गया, उसमें ये भी एक वार्निंग दी गई है कि दहशतगर्द जो हैं वो जेल तोड़ने के अलावा भी हमले कर सकते हैं, जेलों पर भी हमले कर सकते हैं अपने कारकुनों को छुड़ाने के लिए। तो ये खतरनाक है। IG जेल खानाजात ने भी कहा। उसके बाद हमने देखा कि जेल में रेड हुआ और कितनी बड़ी तादाद में मोबाइल फोन और चीजें पकड़ी गई हैं। इसी बात पे आ रही जी तो अब इसमें कहने का मतलब ये है कि जब हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि जब शायद वो किसी आप सानिया देख लें, कोई ट्रेजेडी किस तरह की देख लें, इस तरह के इंसिडेंट देख लें, जब तक पानी सर से ऊपर होता नहीं हम उस पर अमल नहीं करते। इसकी मेन वजह यही होती है ना कि जब आप जो करप्शन है उसको आप नीचे से खत्म नहीं करेंगे तो चीजें सुधरेंगी नहीं। आप कितने भी एपेक्स कमेटी के इजलास बुला लें, आप कितना भी कुछ कर लें, लेकिन आपको करप्शन का खात्मा करना ही पड़ेगा, तब जाके ये तमाम चीजें सॉर्ट आउट होंगी। वरना अगर ऊपर वाले ठीक है तो नीचे वाले कोऑपरेटिव नहीं है। कमेटी में के मेरिट पर पुलिस की तैनाती खास तौर पर मेरिट पर हो, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जितने इक्विपमेंट्स जो कि पुलिस को चाहिए अच्छा परफॉर्म करने के लिए वो भी मुहैया किए जाएं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सिंध पुलिस में भी कुछ बेहतरियां आने लगेंगी। नफीस भाई हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल में हमें आज की पेशी के हवाले से खास तौर पर बताया। और देखना ये है कि आज की पेशी में क्या होने जा रहा है। 11 बजे पता चलेगा। मरियम नवाज पेश होने जा रही हैं। बात करते हैं, आपको बताएं जिस तरह हम बात करें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेरे सदारत सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जो तकरीबन 5 घंटे तक जारी रहा, और इस इजलास में कराची में अमन अमान की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया गया है। आर्मी चीफ ने सिंध पुलिस में मेरिट पर भर्तियां करने का मशवरा भी दिया है और इस इजलास को खासी अहमियत दी जा रही है और बहुत इंपॉर्टेंट इजलास है ये। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेरे सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास कराची कोर हेडक्वार्टर्स में हुआ, जिसमें शुरका को कराची में अमन अमान से मुतालिक सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक पेशरफ और सेंट्रल जेल से हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों के फरार का मामला भी इजलास में ज़ेरे गौर आया। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर और सिंध रेंजर्स की कारकर्दगी को सराहा। इससे कबल सिपह सलार ने पन्नू आकिल छावनी का दौरा किया, जहां उन्हें फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और दाखिली सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पहले मुल्क आता है और उसके बाद अपना आप आता है। फौज तमाम रियासती इदारों को ताउन फराहम करती रहेगी। दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी के खिलाफ तवील जद्दोजहद की है। हर किस्म के मनफी अनासर से मुल्क को पाक किया जाएगा। चलें जी, यस्टरडे टॉप स्टोरी तो आपने जानी है और अब टॉप स्टोरी आपको बताते हैं। टॉप वर्ल्ड न्यूज़। इसराइल भी भारत के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हर मुमकिन मदद करने का ऐलान कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं कि भारत और इसराइल हम ख्याल मुमालिक हैं जिन्हें मुश्तरका जद्दोजहद करना होगी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान को नीचा दिखाने और इसके खिलाफ साजिशें करने से बाज नहीं आए। नरेंद्र मोदी इस वक्त इसराइल के 3 रोजा दौरे पर मौजूद हैं, जहां इन्होंने इसराइली हम मनसब से मुलाकात की। इस मुलाकात से कबल भारत को खुश करने के लिए इसराइली वजीर खारजा के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मार्क सोफर ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत और इसराइल दोनों को दहशतगर्दी का सामना है। इन्होंने कहा कि इसराइल भारत को पाकिस्तान से दरपेश दहशतगर्दी से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। दूसरी जानिब इसराइली वजीर आज़म ने भारतीय वजीर आज़म से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत और इसराइल दोनों हम ख्याल मुमालिक हैं जिन्हें मिलकर जद्दोजहद करना होगी, क्योंकि भारत समेत कोई भी मुल्क अकेला ये काम नहीं कर सकता। जबकि भारतीय वजीर आज़म मोदी ने कहा कि हमें दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और तशद्दुद पर काबू पाना होगा जो हमारे दौर में हुई हैं। नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर। आपको बताएं कि चीनी और रूसी सदर के दरमियान होने वाली मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा से शाम की सूरत हाल पर किरदार अदा करने का मुतालबा किया गया है। एलामिया में कहा गया है कि शाम एक खुद मुख्तार मुल्क है और इसकी सालमियत का एहतराम करना जरूरी है। रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिसालती किरदार पर चीन की तारीफ भी की। दुनिया की पहली ट्रैवल एजेंसी 5 जुलाई 1841 को थॉमस कुक नामी शख्स ने बनाई थी।
मिडलैंड काउंटी रेलवे के इफ्तिताह के बाद इन्होंने मेहमानों के एक गिरोह को, जो कि लेसेस्टर कैम्पबेल रेलवे स्टेशन से एक टी टॉल मीटिंग के लिए लिवरपूल जा रहे थे, कि ट्रैवल गाइड बनने का बेड़ा उठाया। इसके बाद आने वाली गर्मियों में आम लोगों और संडे स्कूल चिल्ड्रन के लिए 3 सफर तरतीब दिए, जिनमें से हर एक बंदे का किराया 1 शिलिंग था। 4 साल बाद कुक ने पहला इंटरनेशनल तफरीही सफर तरतीब दिया, जिसमें वो 1500 लोगों को बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस ग्रेट एग्जीबिशन के लिए लेकर गए थे। बात हो रही है आई साइट वीक होने की, तो जनाब हमारे मुल्क में ऐसे इदारे बहुत कम हैं जहां आंखों से मुताल्लिक मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज मुफ्त किया जाता हो, और वो भी बेहतरीन तरीके से। जी हाँ, लेकिन कराची में एक ऐसा इदारा भी है जो इसे लोगों के लिए कई सालों से खदमात पेश कर रहा है। इस हवाले से हमारी टीम ने खैरुन्निसा आई हॉस्पिटल के CEO से भी मुलाकात की है। आइए देखते हैं। मैं पिछले कुछ 30-35 सालों से इस शोबे में अपनी खिदमात लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ। 20-22 बरस 23 बरस प्राइवेट प्रैक्टिस करने के बाद गुज़श्ता 14-15 सालों से मैंने अब अपनी जो खिदमात हैं वो उन लोगों के लिए वक्फ़ कर दी कि जो माशरे के इस हवाले से महरूम लोग हैं, ख़्वाह वो शहर में हों या शहर से बाहर हों। मसला ये हो गया कि अच्छा और मेयारी इलाज महंगा है और हर एक के बस में नहीं है, और हमारे जैसे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है कि जो इस महंगे और अच्छे और मेयारी इलाज तक उनकी दस्तरस नहीं है, वो पहुंच नहीं पाते। तो हमने ये सोचा कि इस मसले से यूँ निपटा जाए कि एक अच्छा और मेयारी अस्पताल कायम किया जाए, जहाँ पर वो तमाम सहूलियात मुहैया हों कि जो किसी भी अच्छे दुनिया में किसी भी अच्छे आंखों के अस्पताल में मिल सकती हैं, लेकिन उनको इतना सस्ता कर दिया जाए और गरीब लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त कर दिया जाए, ताकि किसी को भी वो आने में यहाँ पर और उन तक उन सहूलियात तक जो है उनकी रसाई जो है वो आसान हो जाए। एक ज़माना था कि आई और ENT इकट्ठा तस्वुर किया जाता था, लेकिन अब गुज़श्ता कुछ 15-20 बरसों में जो साइंटिफिक एडवांसेस हुए हैं, जो इलाज मुआलजे की सहूलियात में इजाफा हुआ है, उसकी वजह से अब आँखों की स्पेशलिटी भी एक स्पेशलिटी नहीं रही, बल्कि उसके अंदर 10, 12, 13 सब स्पेशलिटीज़, सुपर स्पेशलिटीज़ हो गई हैं। तो बेपनाह सहूलियात ऐसी हैं कि जो अब आम लोगों के तो तसव्वुर में भी नहीं हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उन सहूलियात को शामिल करके और उन तमाम चीज़ों को गरीब लोगों की दस्तरस में लेके आएँ। तो वैसे डॉक्टर के, वैसे सर्जन के या हमारे स्टाफ के किसी को ये पता नहीं होता कि ये मरीज़ जो है ये अफोर्डिंग है, नॉन अफोर्डिंग है, ये मुफ्त है, ये पैसे दे के आ रहा है। और जो पैसे देते भी हैं, यानी वो जो जिनसे हम लेते भी हैं पैसे, तो उनकी सूरत हाल ये है कि जो 20-2200 रुपये या 2000 रुपये की जो मुआयना फ़ीस होती है, वो यहाँ फ़कत 200 और 400 रुपये के अंदर निपट रही होती है। जो आँखों के मसाइल हैं, उन मसाइल में जो सरे फहरिस्त मसला है वो निगाह की कमज़ोरी का मसला है। और निगाह की कमज़ोरी खुसूसन जो स्कूलों में, मदरसों में और जो फैक्ट्रीज़ में जो लोग काम करने वाले हैं, यानी उनकी कभी निगाह टेस्ट ही नहीं हुई। जो आदाद शुमार हैं जो आलमी सतह के ऊपर किए गए हैं, रिसर्चेस की गई, उससे मालूम होता है कि बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है कि जिनको फ़कत चश्मे के नंबर की ज़रूरत है, लेकिन वो सहूलत उनके पास नहीं है। तो हमारे जो मुख्तलिफ उसके मुस्तक़बिल के प्रोग्राम हैं, उसमें ये बात भी है कि हम स्कूलों में, हम तमाम स्कूलों में जाना चाहते हैं और हर स्कूल के अंदर हम बाकायदा एक निज़ाम बनाना चाहते हैं कि वहाँ पर बच्चों की निगाह टेस्ट हो और सिर्फ इतना पता चल जाए कि इस बच्चे को निगाह की ज़रूरत है चश्मे की, वो उसे उसको ऑन द स्पॉट फराहम किया जाए। तो इस तरह से हमारा ये ख्याल है कि जो निगाह में कमी की सबसे बड़ी वजह है, उसको हम उसको कुछ कर सकें। दुआ कीजिए, इरादे हैं हमारे और नेक इरादे हैं, अल्लाह चाहेगा तो इसमें और उसकी दी हुई तौफीक शामिल हाल भी तो कर भी लेंगे।
जनाब डॉक्टर मजहर की बातें आपने सुनी कि किस तरीके से ये बता रहे थे, और सबसे ज़्यादा इनकी जो मुझे बात लगी है वो जब हमारे शो पर आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि लोगों को आंखों की बीमारियां होती हैं, लोग बड़े परेशान होते हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं होते कि वो इतना महंगा इलाज कर सकें। तो जैसे ही डॉक्टर मजहर हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे तो इनसे इसी हवाले से हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। मजीद भी बातें होंगी डॉक्टर मजहर से शो, लेकिन आज इस शो में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मिलवाएंगे आपको कामयाब इलाज के बाद हंसी खुशी जिंदगी गुजारने वाली फैमिली से। वेलकम बैक टू द शो। हम बात कर रहे हैं आंखों के हवाले से, तो आंखों की खूबसूरती और आंखों की रोशनी को कायम किस तरह रखना है, इस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं आई स्पेशलिस्ट एंड फिल्म थेरेपिस्ट डॉक्टर मजहर साहब। उनसे पूछते हैं कुछ आंखों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे दरमियान मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि आपके एक्सपीरियंस से कुछ हमारे व्यूअर्स भी फ़ायदा उठाएं और कुछ मैं और सब भी फ़ायदा उठाएं। कितने अरसे से काम कर रहे हैं, और स्पेशली उस हवाले से बताइएगा जो आप लोग फ्री मेडिकल चेकअप दे रहे हैं उन तमाम लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते आंखों के हवाले से। देखिए, हमारा काम इस सिलसिले का कोई नया काम नहीं है। इस मुल्क में, इस शहर में बहुत से बड़े बड़े इदारे और बहुत बड़े बड़े काम हैं। हमारा तो काम उनके निस्बत, उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस चीज़ पर हमने फोकस किया है, जिस पर हमने बहुत ज़्यादा एहतमाम किया है जिस चीज़ का, वो ये कि हम जब इसे फलाही या रफ़ाई या खैराती बुनियादों पर काम कहते हैं तो हम इस बात का एहतमाम करते हैं कि इसके अंदर क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ न किया जाए। बदकिस्मती से होता ये है कि हमारे यहाँ ख़ास सरकारी इदारे हों, ख़ा वेलफेयर के इदारे हों, NGOs हैं जो कि बिलाशुबा बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से चूँकि वर्कलोड बहुत उनके साथ होता है, तादाद बहुत ज़्यादा मरीज़ों की उन्हें करनी पड़ती है, इस वजह से वहाँ पर वो मेयार चाहने के बावजूद मेंटेन नहीं कर पाते और हर लिहाज से, यानी क्वालिटी लामहला कॉम्प्रोमाइज़ होती है जब क्वांटिटी बढ़ती है। तो हमने पिछले कोई 15 सालों से ये काम, अल्लाह की वजह से 14-15 साल होने को हैं, हमने पहले दिन से अपने आगाज़ से आज तक इस चीज़ को, इसका एहतमाम किया है कि हम फलाही बुनियादों पर काम तो करें, लेकिन उसमें मेयार को ऐसा रखा जाए कि सफ़ेद पोश हो, गरीब हो, ख्वाह वो साहिब हैसियत हो, उसे ना आने में कोई तरद्दुद महसूस हो और ना उसको क्वालिटी ऑफ सर्विस में कोई फ़र्क हम तफरीक करें। यानी कि हमारे पास अगर दो मरीज़ साइड बाय साइड भी बैठे होंगे, एक बहुत वेल टू डू फैमिली से या वेल टू डू आदमी होगा और एक बिल्कुल कुछ भी नहीं दे रहा है, लेकिन हमारा इलाज, हमारा जो उनके साथ मामला है, हमारा जो रवैया है, जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, उसको हम किसी दर्जे में ज़रा से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यानी हद ये है कि हमारे सिस्टम में ये पता नहीं होता कि हॉल में बैठे 10 मरीज़ों में कौन मुफ्त इलाज हो रहा है किनका और कौन जो है वो फ़ीस दे के आ रहे हैं। अच्छा, जो फ़ीस देकर भी आ रहे हैं उनसे फ़ीस की भी जो हमने फ़ीसों की और सर्विसेज की जो कॉस्ट रखी है, क्योंकि हमारा वर्किंग मॉडल ऐसा है कि हम कुछ ना कुछ लेते हैं, उन लोगों से ले लेते हैं जो दे देते हैं, और जो नहीं दे सकते उनका बिल्कुल मुफ्त इलाज हो जाता है, वापस नहीं किया जाता। तो सिस्टम ऐसा बनाया है हमने अस्पताल में कि स्टाफ को भी नहीं पता होता कि ये पेशेंट कौन सा है जो कि पे करके आ रहा है, कौन सा। चुनाचे उनके साथ बात करने से लेकर और उनके इलाज तक, यानी कि ये बिल्कुल उसे मख्फी रखा जाता है मामला, और अच्छे तरीके से किया जाता है। यही हमारा तो इम्तियाज समझ लें, यही हमारा फ़ख्र समझ लें। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये चीज़ें जब तक प्राइवेटली भी लोग काम नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट इतना ज़्यादा, क्योंकि पब्लिक और पॉपुलेशन अगर हमारी मुल्क की देखी जाए तो गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है कि वो तमाम लोगों को इस तरह का इलाज मुहैया कर सके। सर, आँखों के हवाले से बात कर रहे हैं, आँखों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल से दुनिया को देखने के लिए यही आँखें हों तो सब कुछ है, अगर नहीं है तो फिर अंधेरा है। किस तरीके से आप बताएंगे कि आँखों को सेफ रखने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, और बीमारियों के हवाले से खास तौर पर हमारे मुल्क के हवाले से कि कौन कौन सी बीमारियां बहुत आम हैं? देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर तो एक मुसल्लमा उसूल है और हर हवाले से ही उसका एहतमाम ज़रूरी है, लेकिन हमारे बेशतर जो निज़ाम होते हैं जिस्म के, वो एक उनके अंदर सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज़्म होता है, और एक कुदरत का निज़ाम है कि वो खुद ब खुद रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम जारी और सारी रहता है।
हाँ, ऐसे काम के जो मसलन इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में ऐसी हैजर्डस अगर एनवायरनमेंट है तो वहाँ पर इसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है। फिर एक जनरल हमारे यहाँ थर्ड वर्ल्ड के अंदर जो हमारी ग़िज़ा और फ़िज़ा और इनकी आलूदगियाँ ये हैं, तो प्रिवेंशन के हवाले से इनका ज़रूरी है कि अच्छा सर, प्रिवेंशन के हवाले से डेफिनेटली आप इतनी बात कर ही चुके हैं कि डेफिनेटली एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, हाइजीनिक लाइफस्टाइल होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि कौन सी कॉमन डिजीज़ होती हैं जो सबसे ज़्यादा आंखों में होती हैं, इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि एक डिजीज़ होती है जो जिसके बारे में बड़ा मिसकंसेप्शन है, वो है एस्टिग्मेटिज्म, जिसको लोग अगर आप चेक करवाने जाएं, डॉक्टर्स के पास जाएं, तो वो आपको कई कई दिन तक चक्कर लगाते रहते हैं। ना वो प्रॉब्लम आपके आंखों का होता है, ना वो कोई आपको ऐसा मेजर हेल्थ इशू होता है, वो आपकी लाइट का प्रॉब्लम होता है, रेस की का प्रॉब्लम होता है, जिसके लिए लेसिक भी होते हैं। तो क्या लेसिक्स के जरिए हम इसको फिक्स कर सकते हैं? और दूसरा, इसके बारे में ज़रूर डिटेल से बताइएगा, क्योंकि डॉक्टर्स को जब भी कोई जाता है डॉक्टर के पास आई टेस्ट करने, और कभी किसी को अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो बेचारा 1 साल तक तो ख्वार ही होता रहता है अगर वो किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के पास नहीं गया है तो। देखिए, उसको मरहलावार ले लेते हैं आपके सवाल को। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मसला है क्या। एग्जैक्टली। अगर मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिस्टिक्स आपकी खिदमत में पेश करूं और सन 2010 के फिगर्स को आज के उसके ऊपर मैं मुंतबिक करूं, तो इस वक्त शहर कराची में अगर मान लिया जाए कि 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है, तो इसमें 11 लाख के करीब अफराद वो हैं जी इस शहर कराची के अंदर कि जो किसी न किसी आंखों के आर्जे में मुब्तला हो गए, नॉर्मल विजन नहीं रही उनकी। ठीक। हमारी जो इस्तिलाह है उसमें हम कहते हैं विजुअली इम्पेयर्ड। यस। तो 11 लाख अफराद वो हैं कि जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं। विजुअल इम्पेयर्ड। ठीक है। अब हम इसकी ब्रेकअप करके देखते हैं कि ये 11 लाख अफराद में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और सर फहरिस्त कौन सी प्रॉब्लम है। तो आप हैरान होंगी कि जो सबसे ज़्यादा तादाद है जिन लोगों की, वो फ़कत वो लोग हैं कि जिनको चश्मे की ज़रूरत है, यानी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनकी नॉर्मल विजन नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ इतनी सर्विस चाहिए कि उनका एक प्रॉपर आई साइड चेकअप हो जाए और उनको चश्मे के नंबर दे दिए जाए। और ये और ज़्यादा अहमियत की हामिल उस वक्त होती है बात कि जब हमारे स्कूल के बच्चों में हमें नहीं मालूम, यानी आप देखिए हर गली के नुक्कड़ के ऊपर आपको एक स्कूल मिल जाएगा और स्कूल जगह जगह पर कायम है, लेकिन मुझे नहीं मालूम, होंगे वो चंद स्कूल शायद होंगे जो इस बात का एहतमाम करते हो, लेकिन बिलउमूम हमारे यहाँ ये कल्चर ही नहीं है, ये सिस्टम ही नहीं है कि इन बच्चों को क्लास में ये पता हो टीचर को या वालिदैन को कि जी इस बच्चे को आया साफ नजर आ रहे नहीं आता। दुनिया में क्या तरीका है इसका? दुनिया में इसके तरीके स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। हमारे यहाँ इसका कोई बाकायदा निज़ाम नहीं है। आपके चैनल के तवज्जुह से और आज इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये चाहूँगा कि ये बात खुसूसन हमारे जो कानून साज इदारे हैं, जो कानून साज जिनका काम ये है कि इस मुल्क के अंदर कानून करें, तो मैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि वो इसको पाबंद करें। स्कूलों को पाबंद किया जाए कि वो जिस तरह से और इम्तिहान और फीसें और ये सारी चीज़ों का एहतमाम करते हैं, तो इस बात के भी एहतमाम करेंगे उनकी निगाह चेक हो। और मामूली नहीं, मैं आपसे करता हूँ कि सबसे ज़्यादा तादाद इन 11 लाख में से जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो उन लोगों का है कि जिनको सिर्फ चश्मे, यानी 5 लाख। 5 लाख, ठीक है। उसके बाद फिर बीमारियों की बात आ जाती है और उसमें पहले नंबर पर मोतिया है और उसके अच्छा ये जो मैं फिगर्स आपको बता रहा हूँ, मैं फिर से आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये बैकलॉग फिगर्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये आपने 11 लाख लोगों का इलाज कर दिया और बस फारिग हो गए, बल्कि ये जिस वक्त सारे इदारे काम कर रहे हैं, प्राइवेट इदारे काम कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट इदारे काम कर रहे हैं, इन सब के बावजूद ये बैकलॉग है। यानी अगर ये न काम कर रहे होते तो फिगर और ज्यादा होता सही। सर, आपने जिस तरीके से कहा कि स्कूल लेवल पे ये चीज़ें चेक की जानी चाहिए, क्योंकि स्कूल लेवल पर जब बच्चों की जो एज है उसमें अगर इस तरह की चीज़ पता चल जाए तो वो टाइम के साथ साथ क्योर हो सकती है, कहते हैं बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आप क्रॉस कर जाते हैं 13 to 14, फिर उसके बाद आपकी आई साइट अपनी जगह पर आना या फिर उसका रुकना मुश्किल नज़र आता है। सर, आपने जिक्र भी किया मोतिया का, हमारे यहाँ बहुत आम है
अमूमन हम सुनते हैं एक बीमारी के हवाले से ज़बान ने डिस्कस किया, एग्जैक्टली मुझे तो नहीं वो बीमारी पता, लेकिन मोतिया बहुत सुनते हैं। और इसके अलावा वो हजरात बीमारी सादिया वो इस तरह की होती है कि हम लोगों का जो स्फेरिकल होता है ना वो बेसबॉल की शक्ल का होता है, लेकिन इस बीमारी में ये होता है कि वो फुटबॉल की शक्ल का जो है वो होता है और उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से सर्जरी की नौबत आती है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स उसको जज नहीं कर पाते। सही। अच्छा, हम मोतिया के हवाले से बात करते हैं और दूसरा वो खवातीन और हजरात जिनको शुगर है, जो डायबिटिक हैं, क्या उसका असर भी आंखों पर होता है? ये दो चीजें अगर आप तफसीलन हमें बताएं। शुगर एक ऐसी बीमारी है कि जो जिस्म के कई और अज़ा पर, यानी उसको आप मदर ऑफ डिजीजेस भी कह सकते हैं। जिस तरह से वो हार्ट पर, किडनीज पर, इंसान के और अज़ा के ऊपर असरअंदाज होती है, ख़ास तौर पे मैं अपने जो शुगर में मुब्तला इस वक्त नाज़रीन हैं जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इस बात पर कि शुगर की बीमारी से आँख के पर्दे पर डैमेज हो सकती है। अब इसको कैसे जाना जाए? क्या शिकायत का इंतजार किया जाए कि जी अगर मुझे आंखों की कोई शिकायत होगी तो मैं जाऊंगा? बिलउमूम शुगर के मरीजों में जब शिकायत पैदा होती है उस वक्त देर हो चुकी होती है। इसका मायना क्या हुआ? इसका मायना ये हुआ कि अगर मुझे शुगर है और मेरा इलाज चल रहा है, तो न सिर्फ ये कि मेरे शुगर के मौलिज का ये फर्ज है, बल्कि मेरी भी और मीडिया की भी जिम्मेदारी ये है कि ये इतला पहुंचाएं उनको तक, उनको एजुकेट करें कि जी आपका 1 साल में कम से कम 1 मुआयना आंखों का मुफस्सिल मुआयना बेइंतहा ज़रूरी है। और वो जो शुगर के असरात हैं उनको बर वक्त देखकर और बर वक्त उनका इलाज जरूरी है। अच्छा सर, एक बहुत ज्यादा आंखों के हवाले से बहुत ज़्यादा एक चीज़ है जो बड़ा कॉमन है और आपके पास डेफिनेटली ऐसी कंप्लेंट्स भी आती होंगी और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अर्से बाद मुझे भी आना पड़ेगा आपके पास, वो है लेंस के हवाले से। तो हम लोग लेंस वेयर करते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों का अगर 8 आवर्स का काम है तो 8 आवर्स तक हमने लेंस लगाई होती है। तो इस तरह के लोग जो रेगुलर बेसिस पे लेंस यूज़ करते हैं उनके लिए क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए और क्या केराटाइटिस भी इसी वजह से होती है? और देखिए, कॉन्टेक्ट लेंस कर लें, यानी मैक्सिमम एहतियात, सफाई के मायनों में कि उसमें जरासीम नहीं होने चाहिए। अच्छा, फिर पहनने उतारने में जो फिजिकल इंजरी हो, हाथ लग सकता है, जरासीम हो सकते हैं, तो चाहे आप सारी दुनिया की एहतियात भी उसके ऊपर मलूज कर लें, फिर भी उसमें एक रिस्क रहता है, नेगेटिविटी। अगर आप इजाजत दें थोड़ी सी अंग्रेजी। श्योर। No matter how careful you are, when you are wearing contact lenses, you are taking a risk. Not wearing contact lenses is no zero risk business. तमाम लोग सुन लें जो लोग लेंसेज लगा रहे हैं कि बिल्कुल क्लियरली डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसके अंदर रिस्क तो है, इसकी इजाजत कभी भी नहीं दी जा सकती। तो और क्या रिस्क है ये भी अर्ज कर दूं, अभी आपने इस्तेलाह इस्तेमाल की ना, केराटाइटिस, इसका मतलब इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसमें यह है कि इसको अज़राए करम वहीं इस्तेमाल करें कि जहां बिल्कुल नागुज़ीर तकाजा बन के सामने आ जाए। सही। हवाले से जिस तरीके से हमने सवाल पूछा था वो कहीं पीछे रह गया, तो मैं वो जरूर डिस्कस करना चाहूंगी क्योंकि आम लाइफ में बड़ा सुनने को मिलता है ये बीमारी के बारे में। अगर हम ये जो विजुअल इम्पेयरमेंट जिसकी इब्तिदा में बात की थी मैंने, उसको मजीद 2 हिस्सों में आप तकसीम कर लें कि वो बीमारियां कि जिनका हम इलाज कर सकते हैं, काबिल इलाज जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, क्योंकि 20%, 17 से 20% ऐसे भी लोग हैं बेचारे के जिनका हम कुछ नहीं कर सकते। साइंस ने अभी उनका कोई पैदाइशी अंधेपन था और इस किस्म की चीज़ों का, लेकिन 80% वो लोग हैं कि जिनका हम कुछ कर सकते हैं। तो क्योरेबल ब्लाइंडनेस एंड इनक्योरेबल ब्लाइंडनेस, ठीक है जी। क्योरेबल ब्लाइंडनेस में सबसे बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनको मोतिया होता है। एग्जैक्टली सर। फिर दूसरी बात ये कि कैटरेक्ट का फी ज़माना इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में अब बहुत उम्दा हल निकल आया है। हम बहुत आसानी से और बहुत मुख्तसर मुद्दत में और बड़ी सेफ तरीके से इसका ऑपरेशन अब करने के काबिल हो गए और उनकी निगाह को बहाल करने के काबिल हो गए। इसलिए वो अफराद के जो मोतिया के आर्ज़े में मुब्तला हैं उनका अब अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया। लेकिन हैविंग सेड सो, सबसे ज़्यादा कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड ये पहलू है। अच्छा सर, और यहाँ जरूरत पैदा होती है ऐसे इदारों की कि जो आगे बढ़ें और
यही म्यारी इलाज जो है वो उन लोगों तक भी पहुंचाएं कि जो ज्यादा फीस नहीं दे ठीक है सकते, सर, और वो बहुत बड़ी तादाद है। टाइम माफ क्योंकि शॉर्ट कीजिए। होते तो आपसे मैसेज लूंगी, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, बहुत शॉर्ट बताइएगा कि एंटी इन्फेक्टिव जो स्प्रे आते हैं वो यूज कर सकते हैं? वो कोई एंटी इन्फेक्टिव स्प्रे जो होते हैं वो यूज कर सकते हैं कहाँ पर? आई के लिए, अगर किसी और को इन्फेक्शन हो तो क्योर के लिए, हाइजीन के लिए आप यूज कर सकते हैं? मैं तो वाकिफ नहीं हूँ ऐसे अच्छा ठीक है, ऐसे चलिए किसी मैसेज तरह दे से। दीजिए सर। हाँ, आई थिंक हमारे यहाँ इस बात का एहसास बड़ा ज़रूरी है कि एक बहुत बड़ी तादाद, मैं हैरान कुन आदाद शुमारे आपको बताऊं कि 6% अफराद ऐसे हैं कि जो अच्छे अस्पतालों का रुख कर सकते हैं। 99.4% अफराद मुल्क के, इस शहर के ऐसे हैं कि जो एक अच्छी जगह पर जाने में या तो उनको झिझक है या उनकी जेब आड़े आती है, और चूंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, एम्प्लॉयर सपोर्ट नहीं है, इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का निज़ाम नहीं है, तो वो जो ख़ास तौर पर मिडिल क्लास की जो कुछ 60% के करीब तादाद है, उन बेचारों के पास कोई रास्ता नहीं है। वो वहाँ पर जाके लाइनों में धक्के भी नहीं खा सकते और अच्छे अस्पतालों में जाके इलाज भी नहीं कर सकते, कोई निज़ाम भी मौजूद नहीं है। तो आपके हवाले से, चैनल के हवाले से मैं चाहूँगा कि कुछ उनकी भी दाद रसी होनी चाहिए। सही, उनका भी बिल्कुल सही बंदोबस्त सर, होना एक चाहिए, इदारा आप अच्छे लेकर चल अस्पताल रहे से। हैं, तो आप जैसे बहुत से लोग अगर आगे आए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सो वेरी मच। और ना सिर्फ ये कि मैं अपने शो में बैठी हुई हूँ और अपने शो में आने के लिए आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ, बल्कि आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ सिटीजन होने के नाते भी, कि आप आगे बढ़कर उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो खुद से अपने इलाज को करने के काबिल नहीं है या फिर उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। सब हम देखते हैं खास तौर पर दांत और आंख के हवाले से अगर बात की जाए तो जब तक तकलीफ नहीं होगी उस वक्त तक हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाते। ये बात ऐसी सच है जो वाकई सब तस्लीम करेंगे कि जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस वक्त हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। लेकिन हमें डॉक्टर मजहर ने बहुत कुछ बताया जो हमारे व्यूअर्स के लिए भी काफी फायदेमंद होगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कराची के खैरुन्निसा हाई हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज तो मुफ्त किया ही जाता है, साथ ही साथ पेशेंट्स की मुकम्मल देखभाल और हर तिब्बी सहूलियात भी यहाँ पर सबा मुहैया की जाती हैं। जी हाँ, गुड मॉर्निंग। आज की टीम ने अस्पताल में ऐसे मरीज से मुलाकात की है जो अंदरूनी शहर से कराची आए और कामयाब इलाज कराकर अब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। मेरा नाम उजुर बख्श है और ये जो मेरे पास बैठा हुआ है ये मेरे अम्मी है, इसका नाम लाल बीबी है और हम लोग पंजगुर बलूचिस्तान से आए हुए हैं इधर। और इसका जो है ना कल ऑपरेशन हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेशन हो गया और डॉक्टर साहब ने और अमले ने बहुत तावन किया और बड़ी साफ सुथराई से हम लोगों से, यानी खुशनुदी से हम लोगों का काम हो गया। पहली आंख का जो इसका ऑपरेशन हो गया था तकरीबन 1 महीना पहले, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरा नज़र आया और कोई परेशानी नहीं हुआ, ना दर्द हुआ, ना कोई और मसला हो गया। तो उसके बाद ये यानी उसका दूसरा डेट डॉक्टर साहब ने दे दिया, तो उसी डेट के मुताबिक हम लोग आ गया। फिर दूसरे आंख का ऑपरेशन हो गया लेफ्ट का कल, तो ये भी पारक हो गया। अभी ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सही है, ना कोई दर्द है ना कोई और मसला है। पहले हमारे रिश्तेदारों ने करवा दिया, तो फिर उनको अल्लाह ताला ने शफा दे दिया, फिर उनको उसने हमको एड्रेस दे दिया। यहाँ जो शहर के इलाके में वही दरमान जो यहाँ मिलता है वहाँ तो बंदे को नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो 1 रुपये का बजाय तकरीबन 10 रुपये होता है, अगर 10 के बजाय 100 रुपये होता है, फिर सही मेडिसिन नहीं मिलता है। हम लोगों को अल्लाह ताला ने शफा दे दिया, फिर डॉक्टर साहब ने टेस्ट किया और मेडिसिन भी बदली किया और आज हमें छुट्टी भी दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने हमारा बहुत ख्याल किया है, अमले ने भी बहुत हमारा ख्याल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी को किसी चीज़ का कोई तकलीफ नहीं हुआ।
जी व्यूअर्स, जिस तरीके से आपने देखा कि अच्छे लोगों की कमी नहीं है और अच्छे लोग मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं और यही अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि दुनिया कायम है। नाज़रीन, यहाँ पर शो में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको आई हॉस्पिटल के लैब इंचार्ज प्रकाश से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और जनाब बहुत सारी ढेर सारी बातें करने के बाद अब क्योंकि लग जाती है हल्की फुल्की भूख, और हल्की फुल्की भूख जब लगती है तो उसके लिए हम चलते हैं हमारे झटपट खाने की जानिब, और झटपट खाना बनाना है और वो भी मजेदार, तो उसके लिए देखना पड़ेगी मावरा की ये रैपिड रेसिपी। हियर वी गो। और व्यूअर्स, ये थाई नूडल्स तैयार हैं। इतनी जल्दी और इतने इजी बन गए हैं, और नूडल्स के हवाले से अगर बात की जाए तो वो सबको वैसे ही पसंद होते हैं। ऑल टाइम फेवरेट, जब भी भूख लगे और जब भी खाने को कुछ ना हो तो फिर ये जल्दी से बन सकती है। इसमें और भी बहुत सी चेंजेस किए जा सकते हैं और इस तरीके से और ज्यादा आसान बनाया जा सकता है इस रेसिपी को, लेकिन मावरा ने यूं तैयार किया है। और नूडल्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लग रही हो तो आप अपना पेट भर सकते हैं और इजीली कैरी भी कर सकते हैं, चाहे लंच बॉक्स हो या फिर कहीं जाके खाना हो, जल्दी से नूडल्स मंगवाए, खाए और झटपट खाना हुआ खत्म। तो जनाब आगे बढ़ते और आपको बताएं कि भरपूर जिंदगी के लिए आंखों की बड़ी अहमियत है, जैसे कि आज हमारी ओवरऑल थीम ही आंखों के हवाले से। आंखें जिस्म का इंतहाई हसास अज़ू है और आंखों को इंसानी जिस्म की खिड़की भी कहा जाता है। जी बिल्कुल ठीक कहा जाता है। जिस तरीके से मैं पहले भी कह रही थी कि आंखों के जरिए पता चलाया जा सकता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच। जी हाँ, और जब आंखें टेस्ट कराई जाती हैं तो इसमें भी बहुत एहतियात बरतनी होती है। आंखें चेक कराने से लेकर इसका पूरा ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, हमारी टीम ने एक लैब इंचार्ज प्रकाश से बात की है। उन्होंने क्या बताया इस हवाले से, आइए आपको दिखाते हैं। मेरा नाम प्रकाश है, ठीक है। मैं खैरुन्निसा आई क्लिनिक में जो है 10 साल से यहाँ एज अ लैब टेक्नीशियन और लैब इंचार्ज जॉब कर रहा हूँ। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं काफ़ी गरीब तबके से आते हैं, जिनका हम लोग टेस्ट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, उन टेस्टों में ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हेपेटाइटिस सी है, बी है, HIV है एंड ब्लड ग्रुप है। ये सारे टेस्ट करने के बाद जब पेशेंट फिट होता है तो उनको हम ऑपरेशन के लिए भेज देते हैं, जो गरीब और फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि यहाँ पे ऑपरेशन होते हैं। तो ये डॉक्टर मज़हर ने तकरीबन मैं ये कहूँगा कि 14-15 साल से ये इदारा खोला हुआ है और यहाँ तकरीबन कुछ नहीं 10,000 से ज़्यादा हम लोग ऑपरेशन अब तक कर चुके हैं।
आउट ऑफ कराची अगर लें तो जैसे ग्वादर है, अवरान है, बलूचिस्तान वगैरह, कोयटा के पेशेंट है, ये यहाँ के हमारे पास पेशेंट बहुत अंदरूनी सिंध से, थल से, काफ़ी मिट्टी वगैरह से बहुत पेशेंट आते हैं, इस्लाम कोट वगैरह से। यहाँ जो पेशेंट आते हैं तकरीबन, वैसे तो डॉक्टर साहब ने जो अफोर्डिंग पेशेंट है उनके लिए 12,000 रुपये फ़ीस रखी हुई ऑपरेशन की। अगर वो पेशेंट ये कहता है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो यही वजह है यहाँ ज़्यादा पेशेंट आने की। हमारे पास मोतियाँ हैं, क्लोजियन हैं और भी बहुत सारे जैसे कि माइनर ऑपरेशन होते हैं, ठीक है जी। तो उसे और अभी हाल ही में हमारे यहाँ एक और ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा पर्दे का, जिसको बोलते हैं विटेक्टोमी। वो शुगर ब्लड प्रेशर की वजह से आँख का पर्दा बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, यानी कि बिनाई तकरीबन 98% जा चुकी होती है पेशेंट की। तो उसका जब ऑपरेशन करते हैं तो विटेक्टोमी हम लोग पर्दे का ऑपरेशन बताते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर हजरात जो है पेशेंट को बताते हैं। अगर वो किसी और कराची के किसी हॉस्पिटल में जाएं तो तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख तक का ऑपरेशन होता है। और यहाँ तो अभी खैर मैंने जैसे अभी आपको बताया कि शुरू नहीं, तो तकरीबन है वो भी नॉन अफोर्डेबल भी यहाँ का है पेशेंट। यूनिकनेस ये है कि तकरीबन कराची की जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, जैसे मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनमें जो मशीन है, उनमें जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही, तकरीबन सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उस सहूलत की सारी, ठीक है जी। और एक ऑपरेशन जो 60,000 का होता है यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, या कोई अगर पेशेंट ये कह दें कि मैं ज़कात नहीं लेना चाहता या वो, तो 12,000 रुपये पे में करवा सकते हैं। बाज़ पेशेंट फुल पे कर देते हैं और बहुत सारे पेशेंट, ज़्यादातर पेशेंट ऐसे वो कहते हैं कि हम गांव से आए हैं, देहात से आए हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो नॉन अफोर्डेबल होते हैं, वो बग़ैर पैसों के यहाँ ऑपरेशन होता है। तो आपने प्रकाश की बातें सुनी कि प्रकाश किस तरीके से बता रहे थे कि उनका क्या प्रोसेस होता है लैब का और किस तरीके से वो फैसिलिटेट करते हैं उन तमाम लोगों को जो कि आंखों के पेशेंट होते हैं, जिनको तरह तरह का मर्ज होता है। और ऐसे ही लोग जितना बेहतरीन काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो बेचारे इलाज बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उन लोगों को भी जो फैसिलिटेट करना होता है, जितनी सहूलत देना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निक के हवाले से हो, चाहे वो जदीद उनका इलाज हो, इस हवाले से प्रकाश ने आपको बताया। तो गुड मॉर्निंग। आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको। वेलकम बैक टू द शो। और अब आपको लिए चलते हैं लाहौर, जहां पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। बाहर खड़े होकर बताते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रही है। दानिया अल अजीज साहब परवेज मुशर्रफ साहब के राइट हैंड थे। हैरान कुन बात यह है वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के भी राइट हैंड है। तलाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम जड़ावाला के रहनुमा थे। चौधरी परवेज इलाही साहब के राइट हैंड थे, वो आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा के भी राइट हैंड हैं। तो वो तमाम लोग जो पैदा ही एस्टैब्लिशमेंट के पंगूड़े में हुए, जिन्होंने दूध ही एस्टैब्लिशमेंट के फीडर से पिया, वो आज बताते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिशें कर रही है। नवाज शरीफ साहब को खुद किसने पैदा किया? हमें रेमन डेविस की किताब तो याद है, और तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि रेमन डेविस की किताब के ऊपर में जिनके नाम आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो रेमन डेविस की किताब का हम उर्दू तर्जमा करवाएंगे उनकी सहूलत के लिए, तो उनको पता चलेगा कि रेमन डेविस ने अपनी किताब में नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के किरदार का खसूसी जिक्र किया है। ये अंग्रेजी में आने वाले फैसले पढ़ते हैं, ना किताबें पढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से मेरी दरख्वास्त होगी कि अगला फैसला उर्दू में ही दें, ये ना हो ये पहले मिठाइयाँ खाते रहे फिर बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट को इनके ताने सुनने पड़े। जो
सियासत की सूरत हाल है पाकिस्तान में। मुस्लिम लीग नून की सियासी मौत वाक़या हो गई है, इसकी सिर्फ आखिरी रसूमात बाकी है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की आज की पेशी से जो मुस्लिम लीग नून के सियासी जनाजे का आगाज हो गया है। आप देखेंगे कि किस तरह से कड़ियों से कड़ियां मिलती जा रही हैं, किस तरह से मोटरवे की जो करप्शन थी, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का कमीशन जो असल मंसूबा 16 अरब रुपए का था, उसको 22 अरब रुपए पे लेके गए। 1990 की दहाई में जब डॉलर 16, 17, 18 रुपए का था, अरबहा रुपया पाकिस्तान से बाहर भेजा गया। इसहाक डार को इस्तेमाल किया गया, इसहाक डार की मुजारबा कंपनी को इस्तेमाल किया गया और काजी फैमिली के जरिए, हवाले के जरिए पैसे बाहर भेजे गए और इन्हीं पैसों से ये अपार्टमेंट्स खरीदे गए। इन अपार्टमेंट्स को जो काले धन से खरीदे गए थे, यानी पहले करप्शन की मोटरवे के कमीशन में, उसके बाद पैसा लाउंडर किया गया, पैसा लाउंडर करके लंदन भेजा गया और ये अपार्टमेंट्स खरीदे गए। ये वो अपार्टमेंट्स हैं जिनकी मलकियत शरीफ खानदान तस्लीम कर चुका है। पहले ये कहते थे कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, मरियम बीबी कहती थी, अब कहती है लंदन वाली जायदाद हमारी है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये लंदन वाली जायदाद टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमें जर्मनी में जायदादों की अभी तस्लीम करवाना बाकी है, अभी रूस में बिजनेसेस तस्लीम करवाना बाकी है, अभी सऊदी अरब में, अबू धाबी में, कतर में बिजनेसेस और प्रॉपर्टीज को तस्लीम करवाना बाकी है, टर्की में बिजनेसेस और प्रॉपर्टीज को तस्लीम करवाना बाकी है। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टीज और कारोबार शरीफ खानदान के पूरी दुनिया में है। इनके पैदा होने वाले बच्चे जो कल पैदा होंगे वो भी अरबपति हैं और ये मरहूने मिन्नत है उस तवील इक़्तिदार की जो पाकिस्तान में इन्होंने किया। और हम ये देखते हैं कि कोई मंसूबा नहीं है पाकिस्तान में जिसमें बराह रास्त बिलवास्ता या बिला वास्ता कमीशन मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली को नहीं जाता। ये तमाम पैसा पाकिस्तान के लोगों का है। इस तमाम पैसे का वापस आना पाकिस्तान के लोगों के लिए जरूरी है ताकि पाकिस्तान के लोगों की बेरोजगारी, सेहत और तालीम का बंदोबस्त हो सके। और अगर ये पैसा वापस नहीं आता तो फिर पाकिस्तान गरीब रहेगा। एहतसाब का अमल जमहूरियत के ऐन मुताबिक है। हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस देना चाहिए कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के बाहर, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जहां जुडिशल एकेडमी में ये तफ्तीश कर रही है, उसमें हाजिरी के बाद जिस तरीके से इदारों को मिलाइन करने का एक स्टेज सेट किया गया है, सुप्रीम कोर्ट को उसका नोटिस लेना चाहिए। दानियाल अजीज हो, तलाल चौधरी साहब हो, राना सनाउल्लाह हो, करमानी साहब हो, ये तमाम लोग तो मुस्लिम लीगी भी नहीं है। इनकी पार्टी में क्या हैसियत है? इनके कहने के ऊपर तो इनके मोहल्ले का कोई बंदा बाहर ना निकले जो सुप्रीम कोर्ट को और जीआईटी को थ्रेटन कर रहे हैं। इनके कहने के ऊपर तो इनके घर वाले भी शायद इनको वोट ना दें। ये तमाम लोग जो इस वक्त बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है और ये एक पेड जॉब कर रहे हैं। और किसके हुक्म पे कर रहे हैं? वजीर आजम हाउस के हुक्म के ऊपर कर रहे हैं। वजीर आजम हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस एक मंसूबे के तहत
पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ काम कर रहा है। हमने देखा कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ डॉन लीक्स के जरिए क्या साजिश की गई। पूरी दुनिया को यह पैगाम देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान की फौज दरअसल दहशतगर्द ग्रुपों को प्रोटेक्ट करती है। डॉन लीक्स के जरिए ये खबर लगवाई गई और अब तो ये सबके सामने है। और फौज के बाद अब अदलिया की बारी है। अदलिया के बारे में जो जो बातें की जा रही हैं, जिस तरीके से डिस्क्रेडिट किया जा रहा है जेआईटी को, जिसमें के तमाम इदारों के लोग शामिल हैं, जिस तरह से उनको डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, वो आपके सामने है। कल एफबीआर के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हुई, वो भी आरजी लगाए गए हैं। डीजीआईबी एक्सटेंशन के ऊपर, डीजीएफआईए आरजी एक्टिंग चार्ज, डीजीएफबीआर आरजी एक्टिंग चार्ज। तमाम इदारों के सरबराहान या तो तौसीक के ऊपर है या उनके पास एक्टिंग चार्जेस हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि तमाम इदारे वजीर आजम हाउस के शकलियत में रहें, कोई इदारा इंडिपेंडेंट काम ना कर सके। और इसीलिए लाहौर में फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और एक दफा फिर वो बात कर रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और एक दफा फिर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया शरीफ फैमिली को। उन्होंने कहा कि अब तक वो अपने आप को क्लियर नहीं कर पाए हैं जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं और इसके अलावा करप्शन के जो इल्जाम हैं। उन्होंने एक और बात कही कि बिला वास्ता या बिल वास्ता तरीके से पाकिस्तान का अवाम का पैसा इस्तेमाल हुआ है और जब तक ये पैसा वापस मुल्क में नहीं आता उस वक्त तक पाकिस्तान अमीर मुल्क नहीं। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ का जेआईटी के हवाले से अपना एक बड़ा सख्त स्टांस है जिस पर वो कायम है और वो यही कहते हैं कि ये जेआईटी फैसला करेगी और तमाम चीजों का फैसला जेआईटी के थ्रू ही होगा। और जिस तरीके से टाइम करीब आ रहा है वैसे वैसे ही हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के स्टांस में, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात में मजीद सख्ती आती जा रही है। खैर आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के चमकते सितारे की जानिब भी जाएंगे। और नाज़रीन, हमारा ये शो जिसका सिलसिला जारी है, कल एक नए शो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत से चमकते सितारे हैं जो एक हम सोच रहे हैं कि चमकते सितारे को कल मिलवाया जाए, राइट, है ना? क्योंकि शो का टाइम जो है वो खत्म हो गया है और चमकते सितारे को हम डेफिनेटली आपसे कल मिलवाएंगे। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।